मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी मोटिवेशन के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं सत्येंद्र सर मैथ्स का यह यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी और आज से आपके बीच में रेगुलर वीडियोस आएगी। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर फिर से स्टार्ट करते हैं उसी जोश के साथ। और आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस पढ़ने वाले हैं और वो भी चैप्टर नंबर 1 से। हमने चैप्टर नंबर 10 जो कि अभी नई बुक में आया है वो हमने पढ़ लिया है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसको हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हम बाद में उसको आगे वाले चैप्टर करेंगे। आइए आज चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज से अब आपकी वीडियो रेगुलर बेस पे आने लगेंगी। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें जो पहली हेडिंग है वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलकर क्या निर्माण कर रहा है, जल का क्या गुणधर्म है, यानी पानी का क्या गुणधर्म है कि यह आग बुझाने का काम करता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने का काम करते हैं। समझ रहे हैं ना। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का दहन होता है, जबकि जल क्या करता है, पानी आग को बुझाता है। आगे नोट पॉइंट में है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उसको फिर से पुनः भौतिक विधियों के द्वारा वापस उसी अवस्था में परिवर्तन करके नहीं लाया जा सकता। भौतिक विधियां कुछ यहाँ पे लिखी हैं और आप क्लास 9th में पढ़े भी होंगे। जैसे वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है और अपकेंद्रीकरण है। अपकेंद्रीकरण क्या होता है पता है आपको? जैसे आप मथनी से जब दही निकालते हैं, मट्ठे को मथ कर, तो आप देखते दही को जब मथते हैं तो मट्ठा बनता है ना, और साइड में क्या हो जाता है, उसके मक्खन चले जाते हैं। तो यह सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है, सेंटर से बाहर की ओर। और उपकेंद्रीकरण क्या होता है, यह बाहर से सेंटर की ओर लगने वाला बल होता है, यानी बाहर से केंद्र की ओर लगने वाले बल को उपकेंद्री बल, और अपकेंद्री बल सेंटर से बाहर की दिशा में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, ये बाहर सब लग रहे हैं, इसको बोलते हैं अपकेंद्री बल या अपकेंद्रीकरण। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या चीज शामिल होती है। तो पहली चीज अवस्था में परिवर्तन। आप इधर देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, पानी क्या है, ये लिक्विड है। तो ये अवस्था में परिवर्तन हो गया, गैस दो अभिकारक मिलकर क्या बना लिए, लिक्विड। तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया। और दूसरा चीज होता है, इसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब इसका कलर भी चेंज होता है। और तीसरा, इसके तापमान में परिवर्तन होता है, मतलब तापमान भी कम ज्यादा होता है। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके तापमान में भी इंटरचेंज हो जाता है। और इसके बाद चौथा है गैस का उत्सर्जन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी उत्सर्जन होता है, यानी गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, अब दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, ये 4 हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो 4 प्रकार की इस तरीके से और भी प्रकार हैं। दैनिक जीवन में क्या होता है, भोजन का पाचन। जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका जब पाचन हो जाता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर इसके बाद है, देखो, भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो उसको फिर से भोजन नहीं बनाया जा सकता, यानी किसी भी भौतिक विधि के द्वारा उसको फिर से भोजन में दाल चावल जो भी हम खाते हैं तो उसको फिर से दाल चावल नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। फिर है श्वसन में जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी उसको उत्सर्जन करते हैं। तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करें और ऐसा भौतिक विधि लगा के फिर से ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का जब अंदर जाता है सेल्स से तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तन होकर बाहर आता है। फिर है दही का बनना।
दूध से दही बन जाती है तो फिर आप दही से दूध नहीं बना सकते हैं, किसी भी भौतिक अवस्था के द्वारा उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण है। फिर है लोहे पर जंग लगना। लोहे की वस्तु पर जब जंग लग जाती है तो वह लोहे की वस्तु पतली हो जाती है, यानी उसका संक्षारण हो जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो बच्चों आइए अब समझते हैं अभिकारक क्या होता है, उत्पाद किसे कहते हैं। तो अब अभिकारक यानी रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करें, भाग लें। ठीक है। उत्पाद क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पानी का। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पानी का। तो ये दोनों क्या हुए, अभिकारक, और ये जिसका निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है। अगर बैलेंस ना हो तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ से 2 का गुणा कर दो, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दो। अब देखो बैलेंस है। आगे मैं बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे की जाती, सॉरी रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। आगे है रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा ही उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका निरूपण करते हैं। ठीक है। आगे क्या है, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों यानी चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु में जल दहन कर या जलकर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 परमाणु जुड़ा होता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ दहन होगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक धातु है, इसको हम सॉलिड लिखते हैं। ये क्या है, ये ऑक्सीजन एक गैस है, इसको गैस लिख दीजिए। मैग्नीशियम एक धातु है, इसको सॉलिड। ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसको गैस। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, यह भी एक सॉलिड है, तो इसको यस लिख दीजिए। ठीक है। तो आप इसको बैलेंस भी कर लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 का गुणा कर दीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ पे। ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाना, ये क्या है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है केमिकल इक्वेशन, यानी यह रासायनिक समीकरण है। आगे हम समझते हैं रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। तो बच्चों आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यहां पर एक रासायनिक समीकरण दिया है, Fe प्लस H2O टेंस Fe3O4 प्लस H2। ये गिब्स बोलते हैं इसको, गिब्स मतलब ये तीर जो तीर है ना, तीर को हम गिब्स बोलते हैं, मतलब देता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe कितना है, Fe अभिकार, देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके का चार्ट बना है, एक तरफ तत्व है, फिर अभिकारकों की संख्या है, फिर उत्पाद। अच्छा, यहाँ पे इसकी संख्या को हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम यानी परमाणु। इसके परमाणुओं की संख्या यहाँ पे बताइए, आप जरा ध्यान से देखिए। जब इसमें ना कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसमें मतलब इसके अभिकारक में 1 परमाणु है। H2 हाइड्रोजन में कितना है, 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन में कितना है, 1 परमाणु है। ठीक है। उत्पाद में जरा देखिए ध्यान से, Fe कितना है, 3, तो यहाँ पे उत्पाद में तो ये 3 है। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है। अब आइए देखिए, यहाँ पे जितना परमाणु इधर हो परमाणुओं की संख्या, उतना ही परमाणुओं की संख्या इस साइड में, मतलब जितना अभिकारक में हो उतना ही उत्पाद में होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट में हो उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। आइए देखते हैं, Fe 1 है, उधर 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है। इधर कैसे, 3 से यहाँ गुणा कर दीजिए। और इसके बाद आगे चलिए,
हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, अभी तो ठीक है। फिर आगे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे अभी हमने 3 से यहाँ गुणा किया था, लेकिन इसमें 4 से गुणा हो गया ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन में भी ये 4 से गुणा हो गया, इसलिए यहाँ भी आपको 4 से गुणा करना होगा। इसका मतलब यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए एफ ई कितना है 3, तो एफ ई यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 4 का गुणा हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 4 दूनी 8 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 दूनी 8, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है, H2O नहीं। Fe क्या है, सॉलिड है, H2SO4 क्या है, लिक्विड है, FeO4 क्या है, सॉलिड है, और H2 क्या है, गैस है, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में बैलेंस करने के लिए 1 या 2 रिएक्शन जरूर देगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो जाते जाते उसी मैसेज के साथ कि अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, बच्चों का पूरा प्यार दें, महिलाओं का बुजुर्गों का सम्मान करें और चलते हैं। जय हिंद बच्चों।